अमरपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण तो बहुत पहले ही मर गया था। घर में सिर्फ उसकी पत्नी सुशीला और बेटा नंदू ही था। एक तरफ सुशीला थी जो कि चाहती थी कि उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़े, लेकिन हर सुख सुविधा उसे मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ उसका बेटा नंदू बहुत आलसी था, इसलिए उस परिवार में गरीबी पैर तोड़कर बैठी थी। एक दिन, माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। जाकर कुछ काम करो, ऐसे ही खाट तोड़ते रहोगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ, भूखे पेट काम कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो खाने को दे दो। सुशीला ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। नंदू बेचारा दुखी होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वो एक अंजुली पानी लेता। ये है मेरी पूरियाँ, खूब चबाकर खाता हूँ। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। दूसरी अंजुली भरकर पीने लगा। ये है खीर, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अंजुली भर भर कर पानी में हर पकवान का स्वाद सोचता और आंखें बंद करके स्वाद लेता रहता। अचानक नदी के जल में थोड़ी हलचल हुई। उस नदी की देवी उसके सामने प्रकट हो गई। वत्स, मैं तुम्हारे संतोष से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो? प्रणाम देवी माँ, आप जो कुछ देंगी मुझे स्वीकार होगा। तथास्तु। इतना कहकर देवी माँ आंखों से ओझल हो गई। तभी उसके सामने एक पीतल का घड़ा पानी में बहता हुआ आकर रुक गया। नंदू ने उस पीतल के घड़े को खोला तो उसमें वही सारे पकवान थे जो उसने सोचा था। वाह देवी माँ, आपने तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। पहले मैं खुद पेट भर कर सब कुछ खा लूं, फिर जो कुछ बचेगा माँ के लिए लेता जाऊंगा। नंदू ने सारे खाने का स्वाद ले लेकर खूब छक्कर खाया। फिर जो खाना बचा उसे लेकर माँ के पास आ गया। माँ माँ, देखो तो, आज मैं कितना कुछ कमा कर लाया हूँ। इतने दिनों में पहली बार कुछ कमाई हुई तो पीतल का घड़ा खरीद लाया। तू कभी नहीं सुधरेगा। माँ, डांटने से पहले देख तो लो। क्या है इसमें? देखो तो। माँ ने जैसे ही घड़ा खोला तो उसकी तबीयत हरी हो गई। इतने सुगंधित और स्वादिष्ट पकवान कहाँ से लाया? तुम पकवान खाओ ना माँ, इससे क्या मतलब कि कहाँ से लाया और किसने दिया। माँ ने खूब चटखारे लेकर खाना खाया। जब उसका पेट भर गया, सुन नंदू, बाकी खाना अड़ोस पड़ोस में बांट देते हैं। रात के लिए निकाल लो, बाकी बांट दो। उन्होंने बचा हुआ सारा खाना अड़ोस पड़ोस में बांट दिया। खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। खाना तो था ही बहुत स्वादिष्ट। दूसरे दिन नंदू फिर सुबह सुबह ही नदी किनारे उसी जगह पहुंच गया। पिछले दिन की तरह उसने वैसे ही पानी पी पी कर चबा चबा कर खाने का स्वाद लिया। थोड़ी देर में ही देवी माँ प्रकट हुई। प्रणाम देवी माँ, आपकी कृपा से कल हमने बहुत पकवान खाए, आज भी मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर देवी माँ आंखों से ओझल हो गई। पिछले दिन की तरह उस दिन भी पीतल का घड़ा पानी में तैरते हुए उसके पास पहुंच गया। नंदू ने घड़ा तुरंत खोल लिया और झटपट पकवान खा लिया। इसके बाद वो घड़ा लेकर घर चला आया। अरे बेटा, आज सुबह सुबह ही कहीं चला गया? माँ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लेने गया था। आज क्या है देखूं? हाँ हाँ, देखो। घड़ा खोलते ही उसके भीतर से खुशबू का जबरदस्त झोंका आया। नंदू, तू कहाँ से ये पकवान ला रहा है, मुझे तो बता। माँ, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। ठीक है। सुशीला ने सारे पकवान निकालकर अलग अलग बर्तनों में डालकर सजा दिए और एक बड़ी सी डालिया में रखकर सिर पर रख दिया। उसके बाद बाहर बेचने के लिए गली में निकल गई। पकवान ले लो, स्वादिष्ट पकवान ले लो। देखते ही देखते सारे पकवान बिक गए। पकवान इतनी स्वादिष्ट है कि मन कर रहा है रोज खाऊं। मैं कल फिर आऊंगी। सुशीला बहुत सारे पैसे लेकर घर पहुंच गई। उसने बेटे को कानों कान खबर न होने दी। दूसरे दिन सुशीला 4 बजे से ही नंदू के कान खा गई। उठ बेटा जल्दी, जा कहीं पकवान बंटना बंद न हो जाए। सोने दो माँ, थोड़ी देर बाद उठकर जाऊंगा। इतने बरसों में पहली बार तो तूने कोई ढंग का काम किया है, उस पर भी जाने में आनाकानी कर रहा है। उठ और जल्दी से जा, नहीं तो मुझे बता दे कि कहाँ से लेकर आता है ये सारे पकवान।
मैं खुद चली जाऊंगी। ओ माँ, तुम तो चैन से सोने भी नहीं देती। जाता हूँ, लो उठ गया। नंदू ने उस दिन भी वैसा ही किया और देवी माँ ने प्रकट होकर उसे पीतल का घड़ा दे दिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया कि नंदू की माँ उसे सुबह सुबह उठा देती और वो देवी माँ से घड़ा ले आता। उसकी माँ सुशीला सारा खाना बेच देती। बहुत समय बीत गया। एक दिन इस बालक की गरीबी पर दया करके मैंने इसकी भूख मिटाने के लिए पकवानों का घड़ा देने का निश्चय किया था, परंतु ये गरीब तो है ही, साथ साथ महा आलसी भी है। अब तो इसको मजा चखाना पड़ेगा, वरना ये जीवन भर आलस्य का साथ नहीं छोड़ेगा और दुख में डूब जाएगा। दूसरी तरफ इसकी लालची माँ इन्हीं पकवानों को बेच बेच कर पैसा कमा रही है और इस गरीब को जबरदस्ती नदी किनारे भेज देती है। दूसरे दिन जब नंदू नदी किनारे आया तो उसने पिछले दिनों की तरह वैसे ही पानी चबा चबा कर पिया और आंखें बंद करके बैठ गया। नंदू, तुम बहुत आलसी हो गए हो। बचे हुए पकवानों को बेचकर तुम्हारी माँ पैसे कमा रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कभी देखने भी नहीं जाते हो कि वो पकवान कहाँ जाते हैं। अब मैं तुम्हें पकवान नहीं दे सकती हूँ, चले जाओ। नंदू बहुत गिड़गिड़ाया, पर देवी माँ चली गई। लेकिन थोड़ी देर में ही उसके सामने एक पीतल का घड़ा तैरते हुए पहुंच गया। नंदू की आंखें खुशी से चमक उठी। ओ देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं पूरी मेहनत करूंगा। आलस्य त्याग करके मैं तुरंत काम में लग जाऊंगा। देवी माँ को नाराज नहीं कर सकता। घड़ा खोलकर पहले पकवान खा लेता हूँ। नंदू ने जैसे ही घड़ा खोला, उसमें से मुक्के, लात, घूंसे निकल निकल कर उसको पीटने लगे। काफी मार खाकर वो गिरने ही वाला था कि अरे, मुझे इस घड़े को बंद करके घर ले जाना होगा। माँ ने भी तो पकवानों का खूब आनंद उठाया है, उसको भी तो इस घड़े का प्रसाद मिलना चाहिए। नंदू गिरते पड़ते उस घड़े को बंद करने गया, तब भी घड़े से मुक्के, लात, घूंसों की बारिश होने लगी। किसी तरह उसने घड़ा बंद किया और घर पहुंच गया। उसकी माँ तो प्रतीक्षा में ही बैठी थी। लपक कर उसने घड़ा खोल दिया। घड़ा खोलते ही लात, मुक्के और घूंसों की बारिश होने लगी और इस बार तो दोनों की पिटाई हो रही थी। अरे अरे, मुझे कोई बचा लो, नंदू, मैं मर जाऊंगी। माँ, तुमने मुझे अच्छी बातें क्यों नहीं सिखाई? बार बार उकसाती रही कि जाकर फिर से घड़ा लेकर आओ। चाहे जैसा भी, मैं घर में पड़ा रहता था। तुमने कभी नहीं कहा कि कुछ मेहनत का काम कर लो। उल्टा मुझसे छिपकर उन पकवानों को बेच बेच कर पैसे कमाती रही। तुम्हारी लालच की वजह से ही मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। अरे अभी तो इनको रोक लो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरे लाल, मुझे माफ कर दे बेटा, अब लालच कभी नहीं करूंगी। नंदू ने गिरते पड़ते उठकर घड़े का ढक्कन बंद कर दिया और मार खाकर बेहाल हुआ जमीन पर गिर गया। नंदू, उठ, क्या हुआ तुझे बेटा? कुछ नहीं, लोभी माँ का गरीब बेटा हूँ। मेरी तो यही दशा होनी चाहिए। बस बेटा, मैं समझ गई, अब मुझे माफ कर दो। बहुत पुरानी बात है। बटुक एक गरीब किसान था। 2 साल पहले साइकिल से गिर गया था। उसके पैरों में ऐसी चोट लगी थी कि उसे बैसाखी के सहारे ही चलना पड़ता था। खेती से इतनी ही आमदनी होती थी कि खाने पीने का काम चल जाता था। पिता के मरने के बाद ही उसके बड़े भाई और भाभी चंपा ने उन्हें अलग कर दिया था। देखो शारदा, आज हमारे खेत में पहला कद्दू निकला है। मैंने सोचा घर ले चलो, इसकी सब्जी बनाकर भोग लगा देना। रात में मधु की शादी की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। जितना पैसा था वो सब खर्च हो गए, अब कहाँ से आएगा? माँ, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे अभी शादी नहीं करनी। कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मधु, किसी तरह से लड़के वाले राजी हुए हैं बेटी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च दे सके। हम तो निपट अनपढ़ गवार ही रह गए। बिटिया पढ़ना चाहती थी, पर गरीबों को सपने पूरे करने का भी हक नहीं है। पैरों से भी लाचार हो गया, वरना इतना तो खेती से ही निकल जाता था। मैंने सोचा था कल मधु के लिए कोई गहना खरीद लूं। क्या करूं? राशन पानी, घर की रंगाई पुताई में ही कुल 2000 रुपए खर्च हो गए।
जीवन भर मैं गहनों को तरसती रही। सोचा था अपनी मधु के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, पर ये गरीबी ही हम किसानों की किस्मत है। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। मधु ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी ताई का बेटा राघव खड़ा था। दीदी, ये कुछ सवाल हैं, जरा समझा दोगी? अच्छा, अंदर आ जाओ। क्यों रे, जब मैं चली जाऊंगी तब किससे पूछेगा? दीदी, आखिर तुम शादी कर ही क्यों रही हो? क्या करूं भाई, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलो तुम सवाल दिखाओ। बटुक और शारदा भी तब तक आ गए। राघव को नाश्ता करवाकर शारदा सारा राशन पानी कमरे में रखने चली गई। देखो जी, 1 महीने बाद ही लगन है। कुछ पैसों का इंतजाम कहीं से हो जाता है तो सिर्फ एक गले की जंजीर ही बनवा लेना। कल बड़े भाई साहब से पूछ लूंगा, शायद बेटी की शादी के नाम पर कुछ मदद कर दें। तुम चंपा भाभी के सामने तो मांगना मत, नहीं तो वो बिल्कुल ही नहीं राजी होंगी और उनको भी मना कर देंगी। भाई साहब फिर भी हमारे परिवार का सुख दुख समझते हैं। अच्छा चलो, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। रात में शारदा की आंख खुली तो उसने देखा कि कद्दू बटुक लेकर आया था। वो कद्दू लुढ़कते हुए उसकी चारपाई के पास आ गया। हैं? ये कहाँ से आ गया? मैं तो इसको कोने में रख कर आई थी। ये तो घर का कद्दू था। मैंने सोचा था सब्जी बनाकर भोग लगाऊंगी, पर ये कहाँ से आ गया? कैसे? तुमने मुझे एक कोने में क्यों रखा? मेरी सब्जी बनाकर भोग लगाने वाली थी ना। कद्दू को बोलते हुए देखकर शारदा डर गई। अरे शादी के काम में मैं भूल ही गई। कल सबसे पहले यही काम करूंगी। कद्दू वहीं रखकर, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, आज तक सब्जी पाती को बोलते हुए तो नहीं देखा था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नहा धोकर उसने जैसे ही कद्दू काटने के लिए उठाया, उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया और उसमें से ढेर सारा सोना निकलकर बिखर गया। देख क्या रही हो शारदा, जल्दी से सारा सोना उठा लो और बिटिया को जितना भी गहना बनवाने का सोचा था बनवा लो। सब्जी बनाकर भोग लगा दो और बीज अपने आंगन में कहीं बो देना। शारदा ठगी सी खड़ी थी, फिर एकाएक उसे होश आया। उसने झट से सारा सोना उठाकर संदूक में रख दिया और सब्जी बनाकर भोग लगाने चली गई। हे दीनबंधु, जैसे आपने मेरी लाज रख ली वैसे ही सबकी रखना। सुनो जी, भाई साहब के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत पूरी हो गई है। क्या कहती हो? शारदा ने बटुक से सारी बातें बता दी। बटुक के चेहरे पर खुशी आ गई। उसी दिन दोपहर को मधु को लेकर सुनार की दुकान पर जाने के लिए सोचा। मधु जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो सुनार के यहाँ से कुछ बनवा लाते हैं। दोनों सुनार के यहाँ से ढेर सारे गहने बनवा कर ले आए। शारदा ने कुछ सोना बेचा और उसका पैसा ले लिया। अपने लिए भी सोने की चूड़ियां, चेन और झुमके खरीद लिए। इतने गहने देखकर भी उसको कोई खुशी नहीं थी। उसकी तो एक ही रट थी कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है। दूसरे दिन सुबह सुबह, अरे शारदा, तुमने कल ही तो बीज लगाया था ना? ये देखो, आंगन में कितने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं। एक तोड़ लो, भोग लगा लेंगे। बटुक ने कद्दू तोड़कर रख दिया। शारदा नहाने गई, वहां से आई तो कद्दू काटने बैठी, पर जैसे ही कद्दू काटा उसमें पहले की तरह ढेर सारा सोना निकला। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं कह रही थी कि अब हमारे पास बहुत सोना है, ये शादी रोक क्यों नहीं देते? मधु को पढ़ने का इतना मन था, पर पैसे के अभाव में हमने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। अगर डॉक्टर बन गई तो उसकी किस्मत चमक जाएगी। हमारी तरह से गरीबी की मार तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो, पर बिरादरी वाले तो यही सोचेंगे कि हमारी मधु में ही कोई खोट है, जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई। देखो जी, जब हमारी मधु पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तो यही बिरादरी वाले हमारी प्रशंसा भी करेंगे। मधु झट से आई। उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहा, बापू, मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों का ही इलाज करूंगी। ठीक है, मैं आज ही लड़के वालों को खबर भिजवा देता हूँ कि अभी हमें शादी नहीं करवानी है। मधु की शादी नहीं हो रही है, ये खबर गांव में फैल गई। गांव भर में कानाफूसी शुरू हो गई। जो जहां बैठता सबके चर्चा का यही विषय रहता था। शारदा की जेठानी चंपा तो सबसे ज्यादा बातें बनाने लगी। उन्हें खलबली मची थी कि रिश्ता क्यों टूट गया। बटुक और शारदा मधु का एडमिशन करवाने शहर चले गए। उनके शहर जाते ही चंपा का माथा ठनक गया कि जरूर कोई बात है। मधु का 12वीं का रिजल्ट देखते ही उसका एडमिशन हो गया। उसको आसानी से हॉस्टल भी मिल गया, क्योंकि उन दिनों बहुत कम लड़कियां मेडिकल की पढ़ाई करती थी। बेटी, अब हम जा रहे हैं। मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे भाग्य से ही हमें जादुई कद्दू मिला है। हाँ बापू, तुम चिंता मत करो। जैसे ही छुट्टियां होंगी मैं गांव आ जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ।
अपनी बेटी से अलग होने के समय शारदा की आंखें भर आई। वो दोनों गांव में आए तो उन्होंने देखा उनके जेठ और चंपा घर के बाहर बैठे थे। अरे आप लोग हमारे यहाँ? शारदा, तुम लोगों ने तो मधु की शादी टूटने की खबर भी नहीं दी। उन्होंने रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? भाभी, उन्होंने नहीं, हमने खुद रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि मधु डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी और हम उसका दाखिला करवाने ही गए थे। इतना पैसा कहाँ से ले आए? जो पैसे उसकी शादी पर खर्च करने के लिए रखे थे उसी से उसका दाखिला करवा दिया। चंपा को यह बात समझ नहीं आई। इतना ही शौक था लड़की को पढ़ाने का तो शादी तय ही क्यों की? ये लोग बहाने बना रहे हैं, बात कुछ और ही है, पता लगाना पड़ेगा। उसी दिन से उसने शारदा के घर पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसने किसी तरह से पता लगा लिया कि उनके पास जादुई कद्दू की मेहरबानी से पैसा आ रहा है। एक दिन जब सब सो रहे थे तब उसने अपने बेटे राघव से कहा, चाची के आंगन से कद्दू लेकर आओ, पर कोई देखने ना पाए। माँ, मैं चोरी नहीं करूँगा। लेकिन उसकी माँ ने जब बहुत जिद की, अभी नहीं माँ, रात में जाऊंगा। रात में राघव उनके आंगन में कूद गया और कद्दू ले आया। चंपा ने जैसे ही कद्दू तोड़ा तो कद्दू उसके मुंह पर आकर चिपक गया। उसने लाख छुड़ाने की कोशिश की पर कद्दू तो उनके मुंह से हटा ही नहीं। बचाओ बचाओ! अरे ये क्या हुआ माँ? उसने भी बहुत छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो। राघव एक चाकू लेकर आया पर कोई फायदा नहीं हुआ। माँ, मैं चाची को बुलाकर ही लाता हूँ। वो भाग कर गया और शारदा को बुलाकर लाया। ये क्या हुआ? चाची, ये तुम्हारे आंगन का कद्दू है। माँ ने जैसे ही इसे काटा, ये आकर उनके मुंह पर ही चिपक गया। देखो जरा। शारदा के हाथ लगाते ही कद्दू नीचे गिर गया। शारदा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सचमुच बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम लोगों को पराया समझा, पर आज अगर तुम ना आती तो इस मुए कद्दू ने तो मेरी जान ही ले ली होती। शारदा ने घर जाकर बटू को सारी बातें बताई। दोनों खूब हंसे। 5 साल के बाद मधु की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई। उन लोगों के पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मधु ने बापू का ऑपरेशन बड़े से बड़े अस्पताल में करवाया और कुछ ही महीनों में वो ठीक हो गए। मधु भी एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हो गई। कुछ ही दिनों में बटुक और शारदा ने मधु का विवाह उसके साथ ही पढ़ने वाले एक डॉक्टर से कर दिया। वाह भाई, किस्मत हो तो बटुक जैसी। यहाँ तो कोसों तक के गांव में कोई अपनी लड़की का डॉक्टर नहीं बना पाया। बटुक की बिटिया ने पूरी गांव के नाम रोशन कर दिया है। वाह! जादुई कद्दू ने उनके जीवन को संवार दिया था। राजू अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की घाटी में बसे एक गांव में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। उसके पिता किशोर लाल की नुक्कड़ पर ही एक चाय की दुकान थी। माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, परंतु 15 साल के राजू का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी न था। वो 10वीं में पढ़ता था। स्कूल जाता तो रोज उसकी शिकायत आती थी। कभी किसी का हाथ तोड़ देता तो कभी सिर फोड़ देता। एक दिन, अरे तूने तो नाक में दम कर दिया है। रोज तेरी शिकायत आ जाती है। इससे अच्छा कल से तू दुकान पर ही बैठकर चाय बनाने के काम में मेरी मदद किया कर। पिताजी, मैं क्या करूं? जा, ये चाय के बर्तन धो कर ले आ। वो पूरे दिन दुकान पर ही रहा। कभी ग्राहकों को चाय देता तो कभी भागकर बर्तन धोने लगता। राजू चुपचाप चाय के बर्तन धो रहा था। तभी उसके स्कूल की छुट्टी हो गई और सारे बच्चे झुंड बनाकर उसी सड़क से निकल रहे थे। सब उसका मजाक बनाने लगे। अरे वो देखो, चाय के बर्तन धो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है, ये इसी लायक है। राजू को बहुत गुस्सा आया। उसने चाय का पैन उठाया और उसके सिर पर दे मारा। उसी समय उधर से एक बुढ़िया जा रही थी। पैन उसके सिर से टकराया और वो गिर पड़ी। दादी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा था। बेटा, तुमने किसी को तो मारा होगा ना। वो पैन जिसको भी लगता उसका यही हाल होता। राजू ने जल्दी से बुढ़िया को सहारा देकर उठाया। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई थी। उसने बुढ़िया को अपनी दुकान के पास सहारा देकर बिठा दिया। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी और चाय लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय लेकर आया। उसने उस बुढ़िया को चाय पिला दी। तुमने मुझे मारा भी और मुझे चाय भी पिलाई,
तुम एक नेक दिल बच्चे हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये लो, ये जादुई केतली है। इसमें जितनी भी चाय बनाना चाहो बन जाएगी। ये कहकर बुढ़िया वहाँ से गायब हो गई। वो अपने हाथों में केतली पकड़े उधर ही देखता रह गया। तभी अरे चाय का पैन धुल गया हो तो जल्दी लेकर आ जा और चाय चढ़ा दे। देखता नहीं है, शाम का टाइम है, सब लोग भीड़ लगाए हैं। राजू ने जल्दी से उसी केतली में पानी डालकर चढ़ा दिया। जब उसमें अदरक और चाय की पत्ती डालने के लिए उसका ढक्कन खोला तो देखा चाय तो पहले से ही बनकर तैयार थी। बिना कुछ बोले उसने चाय के गिलासों में चाय निकाल दी। जिसने जिसने भी चाय पी सब लोग वाह वाह कर उठे। भाई किशोरी, मानना पड़ेगा, तुम्हारे बेटे के हाथों की चाय में बहुत स्वाद है। मुझे एक गिलास चाय और दे दो। उस दिन सबने 2-2 गिलास चाय पी। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि सबके चाय पी लेने पर भी पूरी केतली अभी भी भरी हुई थी, तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इतनी चाय क्यों बनाई? अब सारा दूध, पत्ती और चीनी बेकार हो गया ना। बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। किशोरी लाल ने देखा कि सारा सामान जस का तस पड़ा हुआ था। ये सब कैसे हुआ? तब राजू ने उन्हें सारी बातें बताई। अच्छा, इस बारे में और किसी से कुछ नहीं कहना। चलो चाय घर ले चलो। जब वो दोनों घर आए तो अरे, ये केतली घर क्यों लेकर आ गए? देखो, तुम्हारे लाडले ने क्या मस्त चाय बनाई है। आज लोगों ने 2-2 गिलास चाय पी है। जरा मुझे भी पिला अपनी चाय राजू। राजू ने माँ को चाय दे दी। चाय का घूंट भरते ही, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी ही नहीं, क्या स्वाद है। किशोरी लाल ने बची हुई चाय घर के पीछे बनी क्यारियों में डाल दी। सुबह जब वो लोग सोकर उठे तो अरे, जल्दी उठो, देखो हमारी क्यारियों में कितने सुंदर सेब के पेड़ लगे हैं और उन पर लाल लाल सेब भी लगे हैं। किशोरी लाल तो समझ गया कि ये सब उसी जादुई केतली का चमत्कार है। एक काम करो, हम सेब तोड़कर तुम्हें दे देते हैं। तुम ये सेब लेकर बाजार में बेच दो। हम चाय की दुकान पर जाते हैं। राजू की माँ ने टोकरी सिर पर रखी और बाजार चली गई। उसके सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। जितना भी बेचती, सेब की टोकरी भर जाती। आखिर में थक कर वो घर आई। तब तक राजू और किशोरी लाल भी आ गए थे। सबने दिन भर की अपनी अपनी कहानी सुनाई। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया। चलो, हमारी गरीबी कट जाएगी। उनका सेब का पेड़ हमेशा लाल लाल सेबों से लदा रहने लगा। राजू की माँ दिन भर सेब बेचती। राजू और किशोरी लाल चाय की दुकान चलाते। कुछ ही दिनों में उनके पास काफी पैसा हो गया। सोचता हूँ अब एक पक्की दुकान खरीद लूं। वहीं चाय भी बनेगी और तू सेब भी वहीं बैठकर बेच देगा। हाँ बाबा, ये ठीक रहेगा। हमारे सेब इतने रसीले हैं कि जो भी एक बार खा लेता है उसको स्वाद भूलता नहीं है। उन्होंने कुछ ही दिनों में पक्की दुकान खरीद ली। उनकी खूब आमदनी होने लगी। जो चाय बच जाती उसे सेब के पेड़ में डाल देते। अब उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। घर भी पक्का हो गया। बाबा, हम एक मोटरसाइकिल भी खरीद लेते हैं। हाँ बेटा, तूने तो मेरी दिल की बात छीन ली। जिस दिन वो मोटरसाइकिल लेकर आए उस दिन पूरे गांव वाले उनकी मोटरसाइकिल देखने आ गए। सबके मुंह पर एक ही बात थी। अरे किशोरी लाल, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसे बेटा जवान हो गया। जिस दिन से दुकान पर बैठा तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। सब आप लोगों का आशीर्वाद है भाई जी। बेटा आप लोगों के बच्चों की तरह पढ़ लिख तो ना सका, पर दुकान संभाल ली। राजू झटपट मिठाई लेकर आया। उसने सबको बांट दिया। उनकी बहुत तरक्की होती देखकर मुन्ना ईर्ष्या से जल उठा। बार बार मोटरसाइकिल के चारों तरफ घूमने लगा। कितने की है रे राजू तेरी मोटरसाइकिल? 25,000। कहते हैं जब अचानक पैसा आ जाता है तो आदमी का दिमाग चढ़ जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना, हमारे पास मेहनत का पैसा है, अचानक नहीं आ गया। इसके बाद राजू अपनी दुकान पर बैठे बैठे ही पढ़ाई भी करता। उसका गुस्सा भी बहुत कम हो गया था। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था तब बहुत भीड़ थी।
मुन्ना आया और मुझे तो लगता है ये लोग अपनी चाय में कुछ नशे की चीज मिलाते हैं। लोगों को इसीलिए चाय पीने की आदत पड़ गई है। एक दो लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। धीरे धीरे बात फैल गई। कई दिनों तक वो दुकान पर आकर ऐसे ही बातें बोलते। धीरे धीरे उनकी दुकान पर लोगों का आना कम होने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी दुकान पर चाय पीने कोई नहीं आया। तुम्हारे दोस्त झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हमारी दुकान बंद ही करवा देंगे। बाबा आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। राजू एक दिन दुकान पर बैठा था। उस दिन बहुत ठंड थी। तभी वही बुढ़िया कांपते हुए आई। आओ दादी, बड़े दिनों बाद आई हो, पहले चलकर चाय पी लो, कुछ गर्मी आ जाएगी। राजू ने जैसे ही उसको चाय पिलाई, उसकी झुकी हुई कमर बिल्कुल सीधी हो गई। अरे इस चाय में जरूर तुम कुछ मिलाते हो। देखो सब लोग, मैं तो ठीक हो गई। सालों से मेरी कमर झुकी हुई थी। किशोरी लाल की दुकान पर भीड़ लग गई। सबने सोचा ये तो पागल हो गई। उस बुढ़िया को देखने के लिए जितने भी लोग खड़े थे, ठंड की वजह से सबने चाय मांग कर पी। तभी अरे मेरे कान में दर्द था, मैं तो वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा था, लेकिन चाय पीते ही ठीक हो गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उस घटना के बाद किशोरी लाल की दुकान फिर से चल पड़ी। राजू भागते हुए बुढ़िया के पास गया। दादी तुम कौन हो, सच सच बताओ। तेरा काम हो गया ना, जा, आम खा, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। गिनना है तो अपने पेड़ों के सेब गिन। इतना कहकर बुढ़िया फिर गायब हो गई। उसके बाद राजू ने 10वीं की परीक्षा दी। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसने आगे की पढ़ाई भी पूरी कर ली। उनके पास अब धन दौलत की कमी न थी। उसने बड़े होकर सेब का बगीचा खरीद लिया और सेब का व्यापार कर लिया। जहाँ हाथ डालता वहाँ सोना बरसने लगता। इसलिए कहते हैं, दान दुखियों की सेवा में ही भगवान बसते हैं। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे। इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है, सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है, जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहां तुम्हें एक बोरा दिखेगा। उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है
और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे, मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है। वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था मैंने ही तुम्हें दिया और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है, तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है, उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं। रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे
और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा, मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूंगा और अपना काम लगन से करूंगा।